दोस्तों आज के टाइम इंडिया में जितने भी एफडीआई आ रहे हैं उनमें से मेजर अमाउंट जा रहा है साउथ के राज्यों में। वो इसलिए क्योंकि साउथ के राज्यों ने अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। इसी के चलते बड़ी बड़ी कंपनियां साउथ के राज्यों में जा रही हैं, जबकि नॉर्थ के राज्य इस मामले में पीछे रह गए हैं। जो साउथ की ग्रोथ स्टोरी है उसमें रुकावट ना आए, इसके लिए ये राज्य कुछ बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हैं, जिससे इनकी ग्रोथ में कमी ना आए। आज मैं आपको ऐसे ही 6 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा जो साउथ इंडिया के राज्यों में बनाए जा रहे हैं। ये फ्यूचर इंडिया का थर्ड पार्ट होगा, साउथ इंडिया स्पेशल। इससे पहले मैंने फ्यूचर इंडिया के ऊपर 2 वीडियो बनाए हैं, आप उनको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो में कोई रैंकिंग नहीं होगी। मैं स्टेट वाइज प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। सभी प्रोजेक्ट न सिर्फ साउथ इंडिया बल्कि पूरे इंडिया के लिए महत्वपूर्ण हैं। जो मैं आपको 6 प्रोजेक्ट बताऊंगा इनको मैंने खुद चुना है। इसके अलावा भी बहुत से मेगा प्रोजेक्ट हैं जिनके बारे में किसी और वीडियो में बात हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रोजेक्ट से। दोस्तों, केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, जिसको इंडिया का सबसे खूबसूरत शहरों में गिना जा सकता है। इस शहर का पहले नाम हुआ करता था त्रिवेंद्रम, लेकिन अब इसको तिरुवनंतपुरम के नाम से जाना जाता है। वैसे देखा जाए तो इस शहर का एरिया कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये सिर्फ 214 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि बहुत कम है। अब यहाँ पे लाइट मेट्रो का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। दोस्तों, सन 2000 को केरला की सरकार ने रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम बनाने का प्रस्ताव रखा था, जो फेल कर गया। फिर उसके बाद दिल्ली मेट्रो का काम चल रहा था, जिसको डीएमआरसी बना रही थी। तो जो उस टाइम के दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे ई श्रीधरन, उनकी टीम ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। तो केरला की सरकार ने कहा ठीक है, मेट्रो नहीं तो मोनोरेल। उसके बाद फिर इसके ऊपर बहुत सी स्टडी कंडक्ट करवाई गई। सब कुछ होने के बाद 2013 में रिपोर्ट सबमिट की जाती है, और जो इसका बजट निकल के आता है उससे केरला की सरकार खुश नहीं होती। तो 2014 में केरला की सरकार मेट्रो की ओर देखती है। मेट्रो वैसे मोनोरेल से थोड़ा सा महंगा है बिल्ड करना, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए मेट्रो के बहुत से एडवांटेज है मोनोरेल के मुकाबले। मेट्रो में आप आराम से कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, और इस फील्ड में डीएमआरसी को बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है। तो ये जो मेट्रो का प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट होगा तिरुवनंतपुरम टेक्नो सिटी से और टर्मिनेट होगा करामाना पे, जो कि तकरीबन 22.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच। और इसी 22.5 किलोमीटर के सेक्शन में 19 स्टेशन का भी निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए $350 मिलियन खर्च किए जाएंगे, और ये प्रोजेक्ट 2025 तक बन के रेडी हो जाएगा। हमारे इस लिस्ट में दूसरा मेगा प्रोजेक्ट है तमिलनाडु में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट, और इस टाइप का प्रोजेक्ट इंडिया में पहली बार बनाया जाएगा। दोस्तों, तमिलनाडु बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। हर एक फील्ड में बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, और इन सबको रन करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु की सरकार ग्रीन एनर्जी पे फोकस कर रही है। इसीलिए तमिलनाडु की सरकार डेनमार्क की सरकार से बात कर रही है। दोस्तों, तमिलनाडु के साउथ ईस्ट में कुछ छोटे छोटे आइलैंड हैं। ये आइलैंड जहाँ पे लोकेटेड है इनको गल्फ ऑफ मन्नार कहा जाता है। पिछले साल 2021 में डेनमार्क से एक डेलीगेशन आया था एमके स्टालिन, चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, से मिलने, ताकि इस प्रोजेक्ट के लिए एनओडी मिल सके। दोस्तों, ये इंडिया का पहला ऑफशोर फ्लोटिंग विंड पार्क होने वाला है, जहां पे 5 से 10 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट होगा। कहा जा रहा है कि इस पार्क से 5 से 10 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। पीएम मोदी जी जब डेनमार्क के लीडर से मिले थे तो दोनों में ग्रीन एनर्जी के फील्ड में कुछ बातें हुई थी इन्वेस्टमेंट को लेकर के। यहाँ पे डेनमार्क ने 2 राज्यों को चुना था, गुजरात और तमिलनाडु। दोनों राज्यों में तमिलनाडु को चुना गया। ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एनर्जी प्रोजेक्ट होने वाला है, और ग्रीन एनर्जी के फील्ड में एक और बड़ी छलांग होगी इंडिया के लिए। दोस्तों, अगला मेगा प्रोजेक्ट है विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये इंडिया का पहला कोस्टल इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा। ये प्रोजेक्ट पार्ट है ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का। दोस्तों, ये रीजन बहुत ज़्यादा मिनरल से भरा हुआ है, जिसको अभी पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया गया है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ी है। कोस्टल एरिया होने के नाते इसको बहुत से फायदे भी होंगे।
इसका एक और फायदा है भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करने का, जिसके जरिए हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से अपने इकोनॉमिक टाइज को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। एडीबी ने कुछ सर्वे कंडक्ट किए हैं जिसमें 4 नोड्स को फाइनलाइज किया गया है डेवलपमेंट के लिए। यह है विशाखापट्टनम, चित्तूर, डोनाकोंडा और मछलीपट्टनम। इसके पहले इनिशियल फेज के लिए एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $625 मिलियन लोन का अप्रूवल दिया है। पहले फेज में विशाखापट्टनम और चित्तूर को प्रायोरिटी नोड बनाया गया है, इसीलिए इनका डेवलपमेंट सबसे पहले होगा। ये भले ही स्केल में दिल्ली, मुंबई और अमृतसर, कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से छोटे हैं, लेकिन वाइजाग, चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है इसकी लोकेशन। और मुझे पूरा यकीन है कि ये रीजन इंडिया का एक्सपोर्टिंग हब बनेगा फ्यूचर में। मेरा मानना है इसमें क्षमता है इंडिया का ओसाका टोक्यो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने का। इस लिस्ट में अगला प्रोजेक्ट है कर्नाटका बेंगलुरु में। यह है सबर्बन रेल प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट साइज में बेंगलुरु मेट्रो से बहुत बड़ा होने वाला है, जिसको ड्रीम प्रोजेक्ट कंसीडर किया जाता है बेंगलुरु के लिए। इस प्रोजेक्ट में 149 किलोमीटर लाइन का नेटवर्क बिल्ड किया जाएगा 64 स्टेशन के साथ। प्रोजेक्ट का डीपीआर सरकार को ऑलरेडी सबमिट किया जा चुका है, जिसमें 4 लाइन बिल्ड करने का सजेशन दिया गया है। प्रोजेक्ट को 2020 में अप्रूवल भी मिल चुका है, जिसका बजट बताया जा रहा है 15,700 करोड़ रुपए। और इसी साल जून को पीएम मोदी जी द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया है। इस प्रोजेक्ट को रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी बिल्ड करेगी। इस लाइन पे जो रेलवे चलेगी उसकी मैक्सिमम स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर की होने वाली है। कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को 2026 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। वैसे यहाँ पे अगर जो भी कंफ्यूज्ड है सबर्बन रेलवे और मेट्रो के बीच में, तो इसका एग्जाम्पल आपको मुंबई में मिल जाएगा। मुंबई में जिसको लोकल ट्रेन कहा जाता है वो एक्चुअल में सबर्बन रेलवे है। वैसे आप मुंबई लोकल ट्रेन को देखकर ज़्यादा चिंता मत होइए, ये मुंबई के लोकल ट्रेन की तरह नहीं होगा, ये उससे बहुत एडवांस होने वाला है। दोस्तों अगला प्रोजेक्ट भी बेंगलोर से है। दोस्तों बेंगलोर में अभी के टाइम सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की, जिससे निपटने के लिए बेंगलोर को और ज़्यादा फैलाया जा रहा है। इसीलिए बेंगलोर के चारों तरफ छोटे छोटे सैटेलाइट टाउन डेवलप किए जा रहे हैं, जो बेंगलोर के ट्रैफिक की समस्या को कुछ हद तक कम करेगा। और इनको कनेक्ट करने के लिए अब कर्नाटका की सरकार एक सैटेलाइट टाउन एक्सप्रेसवे रिंग रोड को बिल्ड करेगी, जैसे दिल्ली में पेरिफेरल रिंग रोड को बनाया गया है। यह रिंग रोड 280 किलोमीटर का होने वाला है, जो मेजर हाईवेज को कनेक्ट करेगा। जिस तरह से पेरिफेरल रोड बाईपास की तरह काम करता है दिल्ली के लिए, वैसे यह रिंग रोड भी काम करेगा। यानी वो गाड़ियां जो बाहर से आती थी और बेंगलोर के रास्ते कहीं और को जाती थी, अब वो इस रोड के जरिए बेंगलोर में बिना एंटर किए जा सकती हैं अपने डेस्टिनेशन पे। इससे ट्रैफिक और एयर पोल्यूशन में बहुत हद तक कमी आएगी। इस हाईवे को पूरा एक्सेस कंट्रोल बनाया जाएगा, जो 4 से 6 लेन का होगा। प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट निकल के आ रहा है 17,000 करोड़ रुपए, और इसको 2025 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगला मेगा प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश से। दोस्तों ठीक तमिलनाडु की तरह आंध्र प्रदेश भी ग्रीन एनर्जी की ओर देख रहा है। आंध्र प्रदेश अब दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, जिसकी क्षमता 5 गीगावाट की होने वाली है। इसको हाइब्रिड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे विंड और सोलर पैनल दोनों का यूज किया जाएगा पावर जनरेट करने के लिए। मई 2022 को इसका कंस्ट्रक्शन शुरू भी हो गया है, जिसको 2023 के लास्ट में कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को हैदराबाद हेडक्वार्टर ग्रीनको ग्रुप बना रही है, और इस प्रोजेक्ट के लिए ये कंपनी $3 बिलियन का अमाउंट खर्च करने वाली है। दोस्तों यहाँ आंध्र प्रदेश का एम है इंडिया का ग्रीन एनर्जी स्टोरेज कैपिटल बनना। तो दोस्तों ये कुछ मेगा प्रोजेक्ट थे साउथ इंडिया में जो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।